नमस्कार। मैं सभी साथियों को आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। हमारी 6, 7 और 8 क्लास की जियोग्राफी वो कंप्लीट हो चुकी, जो अपनी नई एनसीईआरटी है। और आज हम अपनी जो पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, विविधता की समझ। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या आपको कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? भाई नहीं होगी, ठीक है। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग क्षेत्र से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या कब सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होते हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं, ठीक है भाई। इस पाठ में हम भाई भारत में विविधता पढ़ेंगे भाई। इसमें हम एग्जाम्पल दे रखा लद्दाख का और केरल का, उसको पढ़ेंगे भाई। वहाँ की संस्कृति कैसी, अपने यहाँ की कैसी, वहाँ पर कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, लद्दाख में भाई, केरल में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं भाई। फिर लास्ट में पढ़े हमें विविधताओं में एकता कैसे है भाई, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाए। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते। ऐसा इसलिए है कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रंग, रूप, खान पान आदि में भी भिन्नता है, ठीक है भाई। जैसे 2 या 3 बच्चे एक जैसा चित्र नहीं बना सकते, वैसे ही हर एक चीज़ में भिन्नता है। आपके अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती हो? शायद नहीं हो, शायद हो भी सकता, बाकी शायद नहीं होगी, ठीक है। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के जवाब आपके जवाबों से सिर्फ मिलते जुलते हो सकते हैं, से हूबहू सेम टू सेम नहीं हो सकते, ठीक है। आपकी कक्षा की विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनमें अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इसके बारे में सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक तो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे लड़के के। इस कहानी को पढ़ेंगे भाई। इसमें हम दो व्यक्तियों का जिक्र किया हुआ है, जो एक हिंदू एक मुस्लिम है, ठीक है। एक इंग्लिश बोलता है, एक हिंदी बोलता है। उनकी भिन्नता, असमानता और उन सब के बारे में इस कहानी में बताया हुआ। आप ध्यान से पढ़ते रहना, ठीक है। जो जनपद की भीड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था, मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता था। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी भी आती? बिल्कुल। मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा, क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हो। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ सकते हो? हाँ। तो मैंने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है, ठीक है भाई। सब्जेक्ट उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपनी आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहां पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का। यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित होगा, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई
थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गौरव से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहली मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेला ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई थी और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है, और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल। तो बड़े आश्चर्य की बात थी, मेरे साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चकमक उठी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हैं ना आप? हनुमान। ठीक है भाई, तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2। उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया। हाँ, अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मैंने सभी लोग मेरठ में हैं, मेरे सभी लोग मेरठ में। उसकी आंखों पर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नजर नहीं उठाई। ठीक है। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, न उसके अगले दिन वह दिखा, और न फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे बता सकता है कि मेरा समीर 2 आखिर गा कहाँ? जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा आती थी, वही समीर 2 हिंदी बोलता था। पहला अंतर हो गया भाई। ठीक है। हालांकि दोनों ही भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने उसके लिए प्रयास किया, क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 ही धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी अलग है। जहाँ समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुस्लिम। सेकंड डिफरेंस हो गया। दोनों में दोस्ती हुई, क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनाव, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नता विविधता के पहलू हैं भाई। खान पान अलग होना, पहनाव अलग होना, धर्म अलग होना, भाषा अलग होना। ठीक है। अपनी भी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग हैं। उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसी कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं, जिनकी भोजन, घर और कपड़े की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है और न ही जमीन है या पैसे जैसे समाधान जो दूसरों के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। गरीबी और अमीरी है, वो विविधता का रूप नहीं है। क्या क्या था भाई विविधता का रूप? खान पान, पहनाव, धर्म और भाषा। ठीक है। गरीबी अमीरी विविधता का रूप नहीं है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। यह लोगों के बीच मौजूदा असमानता यानी गैर बराबरी है। ठीक है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। ठीक है। ये भी भाई जाति है ना, ये भी असमानता का उदाहरण। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोगों किस तरह का काम करते हैं, लोग किस जाति में पैदा होते हैं, उसे बदला नहीं जाता। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गए हैं तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है और आप बस वही बन सकते हैं। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठ में पढ़ेंगे। अगले पाठ में भाई। ठीक है। भीमराव अंबेडकर के बारे में। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ा बहुत उनकी
भाषा भी सीखी होगी। ठीक है, आपको शायद तरह तरह के जानवर, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। आपको पढ़कर और ज़्यादा कहानियां बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियां लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। जो भी कहानियां लिखते हैं वो विभिन्न स्रोतों, वास्तविक घटनाओं और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नजदीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियां लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और असमान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियां लिखी। कल्पना कीजिए, जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी हैं उन सभी कहानीकारों या कहानियां सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल एवं सफेद, एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू, समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हों, उदाहरण के लिए हिरण और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हों। ऐसा जगह रहकर वे कैसी कहानियां लिखेंगे? तो वो लगभग सेम तो नहीं लिखेंगे, लेकिन एक ही टाइप की कहानियां लिख पाएंगे। ठीक है, भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। ये आपसे पूछा जाता है भारत कैसा देश था? भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराइयों से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। हम विविधता को कैसे समझे? करीब 200 या 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थी, तब भैया अब अच्छे से चैप्टर स्टार्ट हो गया, आप प्रॉपर वे में समझ लेना। ठीक है, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाजों में घोड़े या ऊंट पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल चलकर जाते। आपसे पूछा जाता भाई पहले लोग कैसे यात्रा करते थे और किस लिए करते थे? भाई वो नए व्यवसाय के लिए, अच्छी खेती के लिए, भाई नई जगह के लिए व्यवसाय कर इधर उधर घूमते। अक्सर ये यात्रा खेती और बसने की नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती। चूंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते। लोग जब नई जगह में बसना शुरू कर देते तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीजें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीजें वो अपनी पुरानी जो उनकी पहले वाली होती थी उसको अपना लेते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती थी। ठीक है भाई, वो उनका जो पहले का वो भी नहीं छोड़ते थे, वो कुछ वो हो जाता था और कुछ नया हो जाता था। ठीक है, अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलता है कि किस तरह विभिन्न संस्कृति प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कुछ क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से फिर किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फर्क होता है, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। ठीक है, शहरों के में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण के किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरली अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, ज़्यादातर बाजार पर निर्भर रहते हैं और बाजार वाले भाई ज़्यादातर जो खेती करते हैं उन पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए हम समझेंगे। ठीक है भाई, चलो हमारा पहला आता भाई लद्दाख, जो ठंडा रेगिस्तान है, हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है। ठीक है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल ही नहीं होती। यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका हुआ रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। ठीक है,
यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। ये भाई क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका, रेट में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए। और भी आपके जो बाकी कम्पिटेटिव एग्जाम उनमें पूछा जाता है ये, ठीक है। यह ऊन कीमती है इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गायें, बकरी और याक होते हैं। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं होते। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ जिससे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले इस इलाके में पहुँचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया और आदि लेकर आते थे। ये भी पूछा जाता सकता भी लद्दाख में किस चीज़ का ज़्यादा व्यापार होता है, ठीक है। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत आता है। ये भी पूछा गया अभी, बौद्ध धर्म किसके रास्ते तिब्बत आया था? लद्दाख के रास्ते। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। यही पूछा जाता है भाई केसर सागा कहाँ का ग्रंथ है, और या ये पूछा जाता है तिब्बत में कौन सा ग्रंथ जो ज़्यादा फेमस है वो है केसर सागा, ठीक है। इसके स्थानीय रूप और उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर ज़्यादातर जो अपने इस्लामिक और ये हैं मुसलमान और बौद्ध लोग रहते हैं, ठीक है। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों का विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना है, ठीक है भैया। ज़्यादातर ये पूछा जाता है यहाँ से क्या किस चीज़ का व्यापार किया जाता है? काली मिर्च का, लौंग, इलायची आदि का, ठीक है। सबसे पहले ये भी पूछा गया भाई, सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। तो ये पूछ लिया गया था भाई पिछली बार भी सीटेट में भाई कौन कौन से व्यापारी सबसे पहले केरल में? अरबी एवं यहूदी। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। ये पूछा जाता है ईसाई धर्म का भाई श्रेय किसको जाता है? सेंट थॉमस को। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आया उस अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी, ठीक है। आगे भी वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का रास्ते का मालूम किया था। ये पूछा जाता भाई जो अपने पुर्तगाली है ना उनको भी कैसे रास्ते का पता चला, ठीक है। वास्को डी गामा थे जो उन्होंने पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्र का रास्ता जाना, ठीक है। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं जिन्हें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। ये पूछा जाता है भाई वहाँ पर कौन से धर्म है, ठीक है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहा जाता है। ये पूछ लिया जाता है भाई जो वहाँ पर जाल बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चीना वाला। तलने के लिए चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। यही पूछा जाता है भाई कौन से बर्तन हो? चीना चट्टी। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। ये आपसे निष्कर्ष टाइप में पूछ लिया जाएगा भाई 3-4 जैसे यहाँ पर किस टाइप का जाल बनाया जाता है भाई, कौन से बर्तन में इनको पकाया जाता है भाई, किस टाइप की खेती सबसे ज़्यादा कौन सी खेती होती है इस टाइप। और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। जहां केरल और लद्दाख की भौतिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग है वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों की इतिहास की एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को
चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख के विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन तो ये पूछा जाता है, ऊन ने व्यापारियों के अपनी ओर खींच लिया है, पश्मीना ऊन। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र की संस्कृति जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। ठीक है, विविध संस्कृति का प्रभाव केवल बीते हुए कल ही बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे संस्कृति, रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह है, अपने पड़ोस में अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हमने रोजमर्रा के जीवन में मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल कर जाते हैं। ठीक है, विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों के अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत में लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधता है और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने विभिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में सब एक साथ हैं। ठीक है भाई, ये जो अपना स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, जो ये ऊपर गीत था ये कहाँ गाया गया था भाई? ये अमृतसर में गाया गया था जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग में जो हमारे जनरल डायर थे, उन्होंने 1999 में जब वहाँ पे अपने जो सिपाही थे फौज के, उनको हुक्म देकर वहाँ पर ज़्यादा गोलीबारी करवा दी थी, उनसे बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है भाई, यही पढ़ लीजिए। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय जनरल डायर थे जो नियत थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी, जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हें शहीदों की याद में गाया जाता था। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह की विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे के कहानी जानते? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारतीय झंडे की परिकल्पना की गई। जब ठीक है भाई, स्वतंत्रता इस झंडे को सारे भारत के में लोगों की ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, ये क्वेश्चन भाई आपके जो नॉर्मल एग्जाम उनमें पूछा जाता है और सीटेट या स्टेट में भी बहुत बार, डीएसएसबी में बहुत बार आया हुआ है भाई। ये किताब किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा था कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई नई चीज है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया। तो यही पूछा जाता है अनेकता में एकता विचार किसने दिया था? नेहरू जी ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गान भी भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति है। तो आपसे पूछा जाता है भाई हमारा जो राष्ट्रीय गान हो किसने रचित किया था? वो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, जो अपनी पॉलिटी है उसमें एमसीक्यू नहीं है भाई। ठीक है, तो हमारा आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है, कल हम अपना सेकंड चैप्टर करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम डेली 1 या 2 चैप्टर आपके लिए लाते रहेंगे। आपकी सीटेट से पहले जो समरी है उसका पोर्शन कंप्लीट करवा के उसके बाद जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आपके प्रिपेयर करवा देंगे। ठीक है भाई, ओके, धन्यवाद।